नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। और आज इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे जम्मू कश्मीर से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ दूरदर्शन न्यूज़ में। अगर चूंकि आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और हाल फिलहाल एक और बड़ी खबर जो कि लगातार सुर्खियों में बनी रही, वो है सेना प्रमुख के बयान के बाद में एक राजनीति उस पर गर्मा गई। आपको लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों से राजनीतिक दलों को परहेज करने की ज़रूरत है और सेना की अपनी संवेदनशीलता, अगर वो कोई बात कहते हैं तो शायद बृहद स्तर पे उसको देखने की ज़रूरत है? नहीं, निश्चय ही राजनीतिक दल कोई भी हो, हमारा राजनीतिक विश्वास कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, हमारा दल कोई भी हो, कुछ एक ऐसे विषय हैं जिसमें कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, विश्व का सबसे अधिक विकसित या प्रगतिशील प्रजातंत्र ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बॉटम लाइन रहती है। और कोई भी ऐसी बात कहनी या करनी जिससे सेना का या सेना बलों का मनोबल घटता हो, मैं तो समझता हूँ, एक वाक्य में कहूँगा कि ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। और ये मात्र कहने के लिए नहीं कि आज के समय में यदि हम और आप इस प्रकार बैठ कर के ये वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए संभव है कि हमारी सीमाओं पर ये हमारे जवान सेनापति बन कर के हमारा पहरा कर रहे हैं। जब हम सोते हैं ये जागते हैं, जब हम भरपूर भोजन करते हैं तो ये खाली पेट गश्त देते हैं, और इस समय भी जब हम बैठे हैं तो ये नामालूम या तो कहीं कड़ी धूप में या कहीं बहुत अधिक ठंड में, बर्फ़ में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और इसलिए यदि हम कोई भी ऐसी बात करते हैं जिससे सेना का मनोबल घटता है, तो ये सोचना भी गलतफहमी है कि किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ उसका संबंध है या उसके ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार इसका दुष्प्रभाव सब पे पड़ता है और सभी की सुरक्षा का विषय है। और उससे भी अधिक चिंताजनक बात जो आपने विषय छेड़ा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से इस प्रकार के बयान आए। कांग्रेस जो अपने आप को एक राष्ट्रीय दल कहता है, हालांकि अब न्यूमेरिकली तो राष्ट्रीय दल भी नहीं रहा, वो सीमित हो गया एक क्षेत्रीय दल की तरह, परंतु हाँ, अपने आप को पार्टी इन वेटिंग कहने वाला दल, अपने आप से देश की सत्ता संभालने के लिए तैयार बैठा हुआ दल, यदि उसकी ऐसी सोच है, उसकी ऐसी मानसिकता है, तो क्या देश को ये भी सोचना पड़ेगा, राष्ट्र को, कि ऐसे विचार के नेताओं को या नेतृत्व को देश की बागडोर संभालना या समझा या सौंपना उचित भी रहेगा कि नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस बात को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो उनके सहयोगी साथी कहते रहे हैं, क्या यही पार्टी की लाइन है, और यदि है तो फिर देश को पुनर्विचार करना होगा। जी, आपको लगता है कि लेकिन पूरा जो मसला है, क्योंकि इस पर राजनीति अलग हो गई, लेकिन पूरा मसला जो है वो जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात और वहाँ की स्थितियों को लेकर, आपको लगता है कि उस दिशा में आज मौजूद में कहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ के आंतरिक सुरक्षा के हालात के लिए? आपने अच्छा किया ये भी प्रश्न पूछ डाला, क्योंकि उसी विषय का दूसरा भाग है। जी, अब यदि आप सेना अध्यक्ष के बयान को लेकर के सोचिए और उसका विश्लेषण करिए, तो ये भी एक गलतफहमी प्रचारित की जा रही है कि मान लो सेना अध्यक्ष ने या तो कोई राजनीतिक बयान दे डाला, या मानो ऐसा कह डाला कि भारतीय सेना अब नौजवानों के पीछे भागेगी, उनकी पिटाई करेगी, उनकी हत्याएं करेगी। और कुछ नेताओं ने जब ये कहा कि ये चुनौती भरा बयान है, कांग्रेस के ही नेताओं ने, तो मैंने कहा ये चुनौती भरा नहीं है, चिंता भरा है। सेना अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की कि जब भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हमें इस बात की चिंता है कि फायरिंग लाइन में मासूम लोग ना आए, विशेषकर युवा ना आए, ताकि उनकी जान ज़ाया ना जाए, उनको किसी प्रकार का ख़तरा ना रहे। और इस प्रकार का बयान मात्र और मात्र भारतीय ही सेना के अध्यक्ष की ओर से आ सकता था, जो अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए भी मानव अधिकारियों को लेकर के और मासूम को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, उसको लेकर के इतने गंभीर और इतनी चिंता से कार्य करते हैं।
जी, आपको लगता है कि चूंकि ये पूरा मसला कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो आतंकवाद का मसला होता है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान की ओर से भी एक हमें खबरें मिलने सुनने को मिली कि हाफिज़ सईद पे कार्रवाई की गई। आपको लगता है कितनी भरोसेमंद कार्रवाई है और क्या आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं अगर वो दबाव में काम कर रहा है तो मसूद अजहर जैसे या अन्य आतंकवादी जिसके बारे में हम लगातार सूचनाएं देते रहें उन पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? ये आपका कहना सही है कि काफ़ी समय से पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहा है। जब भी भारत की ओर से कोई प्रमाण दिए जाते तो उन प्रमाण को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता या कोई ऊट पटांग तर्क दे देता। और मेरा सदा यही कहना रहा कि जितना लंबी समय तक, जितने लंबी देर तक, अरसे तक पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहेगा, आखिरकार इसका खमज़ाना इसको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यही आतंकवाद इस पर भी हावी होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये अवसर का उपयोग करते हुए बात जोड़ दूं कि ये अब पिछले 1-1.5 वर्ष से जो थोड़ा बहुत उस पाकिस्तान और इस्लामाबाद की सरकार में रवैये में बदलाव आया है, उसका श्रेय भी मोदी सरकार को जाता है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आउटरीच के परिणाम स्वरूप भारत के दृष्टिकोण को अब विश्व के दूसरे देश भी स्वीकार करने लगे। और निश्चय ही, जैसे आपने ठीक कहा, पाकिस्तान के ऊपर अब उस प्रकार का दबाव आने लगा है जैसा शायद पहले, आज से 3-4 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले नहीं था। अब उस दबाव के चलते वो बज़ाहिर तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई करना आरंभ किए है। उसमें कितनी ईमानदारी है, आपकी शंका ठीक है, परंतु यदि दबाव बना रहा तो वो दिन दूर नहीं कि वो ईमानदारी के साथ उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देशों का भी अब यही मत है जो भारत का सदा से रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग सामूहिक जंग होगी, तभी इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जी सर, पड़ोस में हमारे आग लगी, हम बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ आग लगी तो लपटें या आँच का असर तो हमें झेलना ही या देखना ही पड़ता। आपको लगता है कि इस दिशा में भी जो एक आउटरीच का जिक्र आपने किया, वर्ल्ड कम्युनिटी लगातार इस बात का कहती रही, अमेरिका की CIA की रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि पाकिस्तान किस प्रकार से बुरे दौर में जा रहा है, जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे इस रीजन के लिए चिंता का विषय बन गया? निश्चय ही, मैं तो इसको इस प्रकार से कहूँगा कि यदि इस सारे क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप में मानव अधिकारों का सबसे अधिक हनन और आम जनता और आम प्रजा का दमन सर्वाधिक हो रहा है, तो उन क्षेत्रों में हो रहा है जो जायज़ अथवा नाजायज़, कानूनी अथवा गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में, भले ही वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, भले ही वो बलूचिस्तान है। और इसलिए आपकी बात जुड़ती है कि जब ये कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये पाकिस्तान का आंतरिक विषय है बलूचिस्तान, तो मेरा ये मानना है कि आंतरिक विषय बेशक ही हो, परंतु जब तक पड़ोस में है, तो यदि पड़ोस में आग लगी हो तो ये हमारा सुरक्षा और चिंता का विषय भी बन जाता है। और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसकी चिंता करें और उसके लिए उचित व्यवस्था करें। और साथ ही साथ उससे भी अधिक मैं समझता हूँ ये एक आई ओपनर होना चाहिए। भारत के भीतर बसने वाले वो तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित नेतागण जो पाकिस्तान के समर्थन में आए दिन बात करते हैं। और विडंबना ये है कि यदि इनमें से किसी भी नेता को आप ये कह दीजिए कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ इतनी ही हमदर्दी और सहानुभूति है तो आप जाकर के पाकिस्तान में क्यों नहीं रह जाते, ये कभी नहीं रहेंगे। तो ये एक दोहरापन है जो भी हमें युवाओं के आगे अब एक्सपोज करना है, विशेषकर कश्मीर के युवाओं के आगे। ये जो तथाकथित अलगाववादी नेता है, मैं तो सदा ये कहता हूँ कि सेपरेटिज्म बाई कन्वीनियंस नॉट बाई कन्विक्शन। ये भारत के संविधान के अंतर्गत हर प्रकार की सुविधा का उपयोग भी करते हैं और फिर बाहर सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि भारत के संविधान को नहीं मानते। और यदि आप इनसे कह दीजिए कि साहब आप पाकिस्तान के इतने हमदर्द हैं तो वहाँ जाकर क्यों नहीं रहते, तो ये कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की स्वतंत्रता इन्हें यहाँ पे उपलब्ध है वहाँ नहीं होगी। और उससे भी अधिक चिंताजनक बात कि अलगाववादी तो अलगाववादी है ही तथाकथित, परंतु जो मुख्य धारा से जुड़े हुए राजनीतिक दल है और विशेषकर कश्मीर केंद्रित, वो भी जब सत्ता से बाहर होते हैं तो अलगाववादियों की भाषा बोलने लग जाते हैं। और अब तो ये देखने मिला कि कांग्रेस भी बोलने लग गई। एक नया चलन आरंभ हुआ है भारतीय राजनीति में, जिसका जन्म कश्मीर घाटी से हुआ कि जब सत्ता में हो तो आप कहिए कि आप भारत की सौगंध भी खाइए, आप भारत के संविधान की शपथ लेकर के पूरे पर्क्स प्रिविलेजेस भी उपलब्ध हो जाए आपको, आप कश्मीर को भारत का अटूट अंग भी बताएं। और जो ही आप सत्ता से बाहर होते हैं तो रातों रात एक नया
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप कश्मीर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कश्मीर और भारत के रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप भारत की सेना की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये बात जो कई वर्षों से, कई दशकों तक तथाकथित मुख्य धारा कश्मीर केंद्रीय राजनीतिक दलों तक सीमित थी, अब एक चिंता की बात है कांग्रेस में भी आने लगी है। जी, आपको लगता है, क्योंकि आप अलगाववादियों का जिक्र करें, आपको लगता है कि विमुद्रीकरण का जो फैसला हुआ उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी थी कि साहब जो आतंकवाद को पैसा जाता है उस पर कमर टूटेगी। क्या कुछ ऐसा कोई आकलन है जो आप कह सकते हैं कि हाँ साहब इस प्रकार के फैसले से इतनी चीज़ें कमी देखने को मिली? और खबरें ये भी आई कि हाँ कैसे अलगाववादी नेता और उनके तमाम घरों के रिश्तेदारों को पैसे लगातार अभी भी आए, इस बीच भी आए, जो कि हिंसा फैलाने के लिए इस्तेमाल हुए। नहीं, निश्चय ही आए, लेकिन हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि नोटबंदी के निर्णय के बाद टेरर रिलेटेड ट्रांसैक्शंस, जो कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लेन देन होता था, उसमें लगभग 60% कमी आई। और हवाला ट्रांसैक्शन जो आतंकवादी गुटों के बीच होती थी, टेरर ग्रुप्स के बीच में, उसमें लगभग 50% कमी आई। और इसके प्रमाण भी मिले, न केवल कश्मीर घाटी में बल्कि हिंसा और आतंकवाद से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी। उदाहरण के तौर पर नोटबंदी के कुछ ही दिनों के बाद असम में एक जगह आतंकवादियों का एक गुट आया और रास्ते में 30-40 लाख रुपया पिछली करेंसी का छोड़ करके चला गया, क्योंकि शायद उन्हें यह एहसास हुआ कि अब ये उनके किसी काम की नहीं और पहले ही वो ऑन लुकआउट हैं सुरक्षा दलों की ओर से, और यदि उनके पास पड़ा रहा तो शायद उनके लिए भी खतरा रहेगा। तो इस प्रकार निश्चय ही अंकुश लगने का काम तो हुआ ही है। और जहाँ तक पत्थरबाजों का संबंध है तो एक आम ये धारणा बन गई थी और एक मार्केट में भी एक चर्चा बन गई थी कि 500 रुपया का नोट दीजिए और पत्थरबाजी करने के लिए आप किसी भी नवयुवक को तैयार कर सकते हैं। और जब यकायक वो 500 के नोट उपलब्ध नहीं रहे तो पत्थरबाजों को देने को कुछ नहीं हुआ। और इससे एक और बात भी प्रमाणित होती है, जो लोग ये कहते हैं कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है, सो कॉल्ड, कि भारत की भूमि से जन्मी हुई अलगाववाद है, भले ही वो कश्मीर घाटी में, चाहे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पूर्वोत्तर, उनकी बात भी इससे नकारात्मक साबित होती है। यदि इंडिजिनस होती तो वो 500 रुपये के नोट पर निर्भर ना होती। यदि 500 रुपये का नोट लेकर के आतंकवाद किया जाता है तो निश्चय ही, जैसे इसे अंग्रेजी में कहते हैं, मर्सिनरी टेररिज्म है ये एक तजारत के तौर पर होने वाला आतंकवाद है। जी, आपसे ये बातचीत हम जारी रखेंगे और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो जानेंगे आखिर जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर लगातार जो कोशिश की जा रही है केंद्र की ओर से भी, प्रधानमंत्री की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से भी, वो बात कहाँ तक पहुंची। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति।
जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। मुझे मिला। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था। बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माई स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना। And this is the only job जो मुझे दोनों करने देता है। It's lonely at the top, but the view, it's incredible. हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सर, ब्रेक से पहले हमने बात की कि किस प्रकार की चुनौतियां जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में बनी हुई हैं, न सिर्फ आंतरिक बल्कि सरहदी इलाकों में भी। लेकिन विकास के लिहाज से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज की बात की जाए, खासतौर से जोर आपका युवाओं पे है। उड़ान जैसी स्कीम भी चला रहे हैं, युवाओं के लिए विशेष भर्तियां भी चलाई जा रही हैं। क्या वहाँ का युवा इन सब चीज़ों को स्वीकारते हुए अपनी तरक्की के लिए, अमन पसंद के लिए आगे बढ़ता नजर आ रहा है, या उसके मन में भी कहीं एक दुविधा है? हाँ, देखिए, आपके प्रश्न में 2-3 भाग आ गए। पहली बात तो ये कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान सरकार वहाँ जो गठबंधन की है भारतीय जनता पार्टी और PDP की, और साथ ही साथ पूरा सहयोग उपलब्ध है केंद्र सरकार से भी, उसके चलते जिस प्रकार के विकास कार्यों को बल मिला है ऐसा कई दशकों में देखने को नहीं मिला। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी हुआ जो अपने में भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहाँ जाकर के घोषणा की। मुझे नहीं लगता कभी किसी प्रदेश को एक ही एलोकेशन में इतनी बड़ी मात्रा में कोई पैकेज कभी प्राप्त हुआ हो। उसके अतिरिक्त जो रुके हुए काम थे, उदाहरण के तौर पर सड़कों के, PGSY की सड़कें सारे देश में रुकी पड़ी थी, जम्मू कश्मीर में रुकी पड़ी थी। आज गति 100 से अधिक किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से वो हो रहा है, 114 किलोमीटर के हिसाब से, और लगभग 3600 करोड़ रुपया केवल जम्मू कश्मीर प्रदेश को दे दिया गया, और जितने भी रुके हुए थे PGSY के प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिए गए। इसके अतिरिक्त शरणार्थियों का वहाँ बहुत एक विषय रहा है। कश्मीरी विस्थापित
लोग हैं जिनको घर वापस जाने के लिए चिंता भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी थी जब हमारी सरकार ना केंद्र में थी ना प्रदेश में थी। आपको स्मरण होगा कि 90 के दशक के आरंभ में जब ये लोग विस्थापित होकर के आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयास से कई जगह महाराष्ट्र इत्यादि में इनके लिए सीट रिजर्वेशन का प्रावधान कराया। हालांकि हमारी कोई बहुत ज़्यादा उस समय सरकारें नहीं थी। उनकी वापसी को लेकर सम्मानजनक ढंग से सुरक्षित ढंग से हो उसकी भी एक चर्चा चल रही है। इसके अतिरिक्त पहली बार पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, क्योंकि बहुत से ऐसे नए इनिशिएटिव हैं जिनको आज तक 50-60 वर्ष से किसी सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी थी। पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, जो अब शरणार्थी भी नहीं कहे जा सकते क्योंकि वो भारतीय नागरिक हैं, लोकसभा के चुनाव में वो मतदान भी करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर के बसने का निर्णय लिया था, उन्हें अभी तक जम्मू कश्मीर प्रदेश ने नागरिकता नहीं दी, ना जाने क्या कारण रहे हों। और विडंबना ये कि जो लोग दिल्ली आ गए वो उच्च पदों तक पहुँचे, उनमें से 2 प्रधानमंत्री हुए हैं। इंद्र कुमार गुजराल भी वहीं से आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी झेलम जिला पाकिस्तान, तो ये उसी श्रेणी में से हैं। परंतु जो लोग जाकर के जम्मू में बस गए उन्हें ये कीमत अदा करनी पड़ी। इस अनामली को दुरुस्त करने हेतु एक प्रयास किया गया है कि उन्हें आइडेंटिटी कार्ड दे दिए जाएं, प्रमाण पत्र, ताकि वो उनके आधार पर कम से कम नौकरियों के लिए उनके बच्चे अपनी याचिका अर्जी दे सकें। ये भी एक नई पहल है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए हुए शरणार्थियों के लिए पिछले 70 वर्ष से पिछली सरकारें कांग्रेस कह रही थी कि साहब इतनी राशि हमने इनके लिए निर्धारित की है, 900 करोड़ रुपया, इतने करोड़, 100 करोड़, लेकिन दिया एक पैसा भी नहीं। पहली बार इस सरकार ने 200 करोड़ रुपया दे दिया और ये मान लीजिए एक तरह से पहली किस्त है। इसके बाद जितना वो सूचियाँ तैयार होंगी और जिस प्रकार की वहाँ से रिक्वायरमेंट आएगी और भी केंद्र सरकार देने को तैयार है। अब ये और बात है कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि साहब आपने कुछ नहीं दिया, आपने वादा खिलाफ़ी की। तो मैं उनसे कहता हूं कि साहब वादा खिलाफ़ी की तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। 65-68 वर्ष तो आपकी सरकार थी, हम तो मात्र 2-2.5 वर्ष से आए हैं। आपने तो केवल ज़बानी कहा 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, इतने हज़ार करोड़, हमने तो 2,000 करोड़ का वितरण आरंभ कर दिया पहले चरण में। पिछले साल राज्य में एक लंबी अशांति देखने को मिली, उस पूरे एपिसोड से क्या कुछ सीखा है? केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए, और उस अनुभव के आधार पे क्या कुछ नई पहल के साथ में जनता से सीधा संवाद स्थापित? मैं इसमें दोनों बातें जोड़ दूं। एक तो आपने कहा जो राजनीति के हमारे विरोधी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में और कुछ उसके जो सहयोगी दल है उन्होंने एक शैली विकसित की है जिसमें वो समझते हैं कि दूसरे लोग भूल गए हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हम आपके गुनाह लोगों को इतनी आसानी से भूलने नहीं देंगे, भले ही आप में पापों का प्रायश्चित करने की क्षमता नहीं है। इस 2 वर्ष के अंतराल में एक ऐसा समय आया जब प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन था, मुफ्ती सैयद साहब के इंतकाल के उपरांत, जनवरी, फरवरी और मार्च तक। उन 3 महीने में यही दल रोज़ रोज़ हमें कटघरे में खड़ा करते, अरे साहब भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है, ये क्यों नहीं पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाती, क्या हम ऐसे माहौल में दोबारा चुनाव कर सकते हैं, इतना खर्चा होगा, वातावरण खराब होगा, बिगड़ेगा। 3 महीने इनके पास पूरा मौका था ना आकर के सरकार बनाते, लेकिन ये समझते कि नहीं। तो तब हमें ये कहते थे क्यों नहीं बनाते, जब हमने बनाए क्यों नहीं बनाए। अब ये समझते हैं कि किसी तरह से हम कुर्सी छोड़ दें और इनको बिठाएं, तो ऐसा तो हम इनको ऑब्लाइज करने वाले हैं नहीं। तो ये तो ही राजनीतिक इनकी बात। हाँ, जहाँ तक पिछले वर्ष का माहौल का संबंध है, निश्चय ही हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन फिर जो कांग्रेस ने कहा कि साहब ऐसा कभी नहीं हुआ, जिस तरह से संसद में भी एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया, इतने लोग मारे गए, तो मैंने संसद में भी ये बात कही थी जब ये बहस हुई थी, और राज्यसभा में मैंने कही थी कि हम कितने लोग मरे इस आंकड़े में ना जाएं, क्योंकि ये एक सभ्य चर्चा का हिस्सा नहीं होता। लेकिन अगर उस आंकड़े में भी जाएंगे तो फिर 50-60 वर्षों में आपके आंदोलनों के दौरान जितने मरते रहे वो तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, 2010 में इससे भी अधिक। लेकिन मैं उस तुलना में जाना नहीं चाहता। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं 2 राइट्स डोंट मेक अ रॉन्ग, तो वो कोई एक जस्टिफिकेशन उचित नहीं है। और फिर ये कहना कि साहब आपके यहाँ सरकार संभालते ही हो गया, हमारे यहाँ देखिए क्या हुआ। तो मैंने पूछा उस दिन कि साहब क्या हुआ। भारत
कि 70 वर्ष के स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन, जिसे हम सब जानते हैं, अमरनाथ आंदोलन, वो उस समय हुआ जब प्रदेश जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी और वर्तमान नेता विपक्ष राज्यसभा के वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्हें विवश होकर के मजबूर होकर त्याग पत्र देना पड़ा। तो भला हमें किस बात का आरोपी ठहराया जा रहा है? हाँ, जैसा मैंने पुनः कहूँगा कि एक राष्ट्रवाद की लड़ाई है जो सामूहिक तौर पर लड़नी है, लेकिन जब कांग्रेस और कुछ और दलों में ये प्रवृत्ति आ जाती है कि आतंकवादी घटना की आड़ लेकर के भी वो अपनी स्कोरिंग करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि इससे उनका भी नुकसान होने वाला है। और जहाँ तक ये घटनाक्रम रहा जुलाई से लेकर के 2-3 मास का, इसमें निश्चय ही पहले के अनुभव के आधार पर भी कुछ एक बातों में बेहतरी हुई कि जिस प्रकार से सिविलियन हत्याओं में होता था, और उसका कारण, उसका नतीजा ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि बहुत से हमारे सैनिक जवान शहीद हुए, क्योंकि बहुत संयम के साथ काम लिया गया। और दूसरा इसका ये भी परिणाम हुआ, अनुभव केवल सरकार को ही नहीं हुआ, अनुभव लोगों को भी हुआ, आम जनता और युवाओं को हुआ कि आपके अलगाववादी बेनकाब हो गए। कश्मीर का युवा, जो अब जनसंख्या का लगभग 60-70% हिस्सा है, वो समझने लग गया कि ये तो दोहरी राजनीति है इनकी, हमें गुमराह कर रहे हैं। युवाओं को कहते हैं कि आप सामने आइए, फौज से गोली खाइए, क्योंकि आप सीधा शहीद होकर करके जन्नत में जाएंगे। तो मैंने ये बात कही थी, बहुत से लोगों को शायद आसानी से हजम भी नहीं हुई, कि क्यों ना यहाँ के युवा ये आह्वान करें कि हमारा मार्गदर्शन और हमारी प्रेरणा बढ़ाने के लिए प्रत्येक अलगाववादी नेता अपने घर से एक बच्चे को पत्थरबाज बना दे या इस लड़ाई में शामिल कर दे, ताकि ये जो पुण्य प्राप्त करना है बच्चे को जन्नत में भेजने का, अपने ही घर से आरंभ करें। लेकिन अपने बच्चों को आपने दिल्ली, मालवीय नगर, नोएडा और वहाँ तक इंग्लिस्तान तक रख छोड़ा है, और दूसरे के बच्चे को आप शहीद होने के लिए कह रहे हैं जन्नत के नाम पर, तो ये बात भी बेनकाब हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुरक्षा दृष्टि से तो अनुभव प्राप्त हुआ ही हुआ, परंतु समाज को भी बहुत सी बातें और तीखे ढंग से समझ में आ गई। वक्त लगभग खत्म हो रहा, आपसे जल्दी से कुछ और, क्योंकि आप जिम्मेदारी संभालते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी डेवलपमेंट को लेकर, आपको लगता है कि वर्तमान में जो मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी चल रही है अपने आप में एक गहन चिंता का विषय है? लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकार पहल करे, लेकिन नतीजा नहीं निकल। निश्चय ही गहन चिंता का विषय है, और आपसे बात करने के तुरंत बाद में फिर से मणिपुर में ही रहने वाला हूँ। वहाँ चुनाव भी है, और चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सी बातें खुल के की नहीं जा सकती, कोड ऑफ कंडक्ट भी रहता है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कुछ ही दिन पहले या कुछ ही सप्ताह पहले वहाँ की सरकार ने और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया ज़िलों को, नए ज़िलों के निर्माण का, ये समझते हुए कि इससे विवाद उत्पन्न होगा, और उस विवाद का ये घटनाक्रम अभी तक वहाँ की जनता भुगत रही है। और मुझे विश्वास है कि अब जनता ये समझने लगी है कि उसे एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो शांति बहाल करने की भी क्षमता रखती हो, और केंद्र सरकार से आरंभ किए गए विकास कार्यों का पूरा लाभ मणिपुर प्रदेश की जनता तक पर भी पहुंचाने की क्षमता रखती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज सीधा संवाद में आप देख रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है, और तमाम वो बातें भी रखी किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में विकास की बयार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।